नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? आज हम बात करेंगे सत्ता और रणनीति के उसी अल्टीमेट ग्रंथ की, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सोचिए, एक ऐसी किताब जो हजारों साल पहले लिखी गई पर जिसके सबक आज भी उतने ही सटीक और काम के हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ताकतवर शासक आखिर बना कैसे जाए? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है। ये तो राजनीति, रणनीति और इंसान के स्वभाव के जड़ों तक जाता है। और मजे की बात यह है कि कौटिल्य हमें इसके लिए एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप देते हैं। तो मिलिए कौटिल्य से, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। 2000 साल से भी पहले इस मास्टर रणनीतिकार ने एक साम्राज्य बनाने और उसे चलाने के लिए एक पक्की गाइडबुक लिखी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्लेबुक है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इस शाही प्लेबुक में आखिर है क्या? चलिए एक फटाफट नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कौटिल्य की राजनीति का बेसिक्स, फिर पहला कदम उठाएंगे मंडल सिद्धांत के साथ। इसके बाद जानेंगे 6 रणनीतिक नीतियां और 4 अचूक उपाय। फिर सीखेंगे कि राज्य को मैनेज कैसे करना है और आखिर में देखेंगे कि एक आइडियल राजा में क्या गुण होने चाहिए। कौटिल्य की पूरी राजनीति सिर्फ एक शब्द पर टिकी है, रियलिज्म, यानी यथार्थवाद। उनका मानना था कि एक शासक को दुनिया को वैसे देखना चाहिए जैसी वो है, ना कि जैसी होनी चाहिए। यहां आइडियल बातों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिरी लक्ष्य बस एक है, किसी भी हाल में अपने राज्य को सुरक्षित रखना और उसकी ताकत को बढ़ाना। तो एक शासक बनने की राह में पहला कदम क्या होगा? अपने आसपास की दुनिया को समझना, मतलब अपनी जियोपॉलिटिक्स को समझना। और इसके लिए कौटिल्य हमें एक जबरदस्त टूल देते हैं, जिसका नाम है मंडल सिद्धांत। इस पूरे रणनीतिक नक्शे के सेंटर में है विजिगीषु। ये वो शासक है जो जीतना चाहता है, जो अपने राज्य को फैलाना चाहता है। तो मान लीजिए इस खेल के हीरो आप हैं, आप ही हैं विजिगीषु। पूरी रणनीति आपके ही इर्द गिर्द बुनी गई है। तो ये मंडल सिद्धांत असल में राज्यों का एक चक्र है। इसे ऐसे समझिए कि ये जियोपॉलिटिक्स की एक शतरंज की बिसात है। और ये सिद्धांत आपको सिस्टमैटिक तरीके से दोस्त, दुश्मन और दोस्त के दोस्त, दुश्मन के दोस्त, इन सबको पहचानने का एक शानदार तरीका बताता है, ताकि कोई भी चाल चलने से पहले पूरी तस्वीर दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो चलिए इस दुनिया का नक्शा बनाते हैं। सेंटर में आप हैं, यानी विजिगीषु। आपका जो पड़ोसी है वो है अरि, यानी आपका स्वाभाविक दुश्मन। लेकिन उस दुश्मन के पीछे जो राज्य है वो है मित्र, यानी आपका नेचुरल दोस्त। अब देखिए यहां से चीजें कितनी दिलचस्प हो जाती हैं। आपके दुश्मन का दोस्त यानी अरि मित्र, वो भी आपका दुश्मन हुआ, और आपके दोस्त का दोस्त यानी मित्र मित्र, वो आपका सहयोगी हुआ। ये वही क्लासिक सिद्धांत है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, जिसे कौटिल्य ने एकदम गणित की तरह समझाया है। और ये देखिए, ये कोई आज के जमाने की इंटरप्रिटेशन नहीं है। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट का एक हिस्सा है, जहां कौटिल्य ने खुद मंडल सिद्धांत के इन रिश्तों को साफ साफ लिखा है। मतलब ये ज्ञान सीधा सोर्स से आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नक्शा तैयार है। हमें पता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तो अगला कदम है सही रणनीति चुनना। इसके लिए कौटिल्य शासक को फॉरेन पॉलिसी के 6 अलग अलग टूल्स का एक पूरा टूल किट देते हैं। ये 6 औजार हैं। संधि, यानी किसी के साथ शांति समझौता या गठबंधन कर लो। विग्रह, यानी दुश्मनी करो। यान, मतलब हमले की तैयारी शुरू कर दो। आसन, यानी न्यूट्रल रहो, चुपचाप सही मौके का इंतजार करो। संश्रय, मतलब अगर कमजोर हो तो किसी शक्तिशाली की शरण ले लो। और सबसे चालाकी भरा द्वैधी भाव, यानी एक ही समय पर एक से दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी की डबल पॉलिसी अपनाओ। एक समझदार शासक जानता है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। और यहां एक बार फिर इस स्लाइड पर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो इस बात का सबूत है कि ये नीतियां कौटिल्य की अपनी सोच हैं। उन्होंने राज्य की सुरक्षा और तरक्की के लिए इन रणनीतिक ऑप्शंस को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया था। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर उसे जमीन पर लागू कैसे करेंगे? इसके लिए कौटिल्य के पास हैं 4 अचूक उपाय, यानी वो तरीके जिनसे किसी भी विरोधी को काबू में किया जा सकता है। ये 4 उपाय हैं। सबसे पहले साम, यानी प्यार से, समझा बुझाकर, बातचीत से मनाओ। अगर वो ना माने तो दाम, यानी तोहफे या रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लो। अगर इससे भी काम ना बने तो भेद का इस्तेमाल करो,
मतलब दुश्मनों में फूट डाल दो, जो अक्सर सबसे कारगर चाल होती है। और जब जब कुछ भी काम ना आए, तब आखिर में आता है दंड, यानी बल का प्रयोग। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कौटिल्य ने दंड यानी बल प्रयोग को हमेशा हमेशा आखिरी ऑप्शन माना। उनका कहना था कि युद्ध आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। ये एक बहुत गहरी रणनीतिक समझ है जो आज भी उतनी ही सच है। बाहरी दुनिया को जीतना एक बात है, पर जीते हुए राज्य को ठीक से चलाना असली चुनौती है। एक मजबूत साम्राज्य हमेशा अंदर से बनता है। तो अब देखते हैं कि राज्य का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान कितना डिटेल्ड था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 18। जरा सोचिए, आज से 2000 साल पहले एक ऐसा सिस्टम जिसमें सरकार चलाने के लिए 18 अलग-अलग विभाग यानी मिनिस्ट्रीज थीं। और न्याय व्यवस्था का क्या? कौटिल्य ने 4 अलग-अलग तरह की अदालतें बताईं, ताकि सिविल और क्रिमिनल मामलों को सही तरीके से सुलझाया जा सके। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज की निशानी है। एक मजबूत राज्य की नींव कुछ जरूरी नीतियों पर टिकी थी। कौटिल्य अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने महिलाओं को भी सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने की बात कही। सुरक्षा के लिए किले यानी दुर्ग और ग्रामीण इलाके यानी जनपद दोनों को बराबर अहमियत दी गई। और इकोनॉमी के 3 मेन पिलर थे, खेती, पशुपालन और व्यापार। तो इस पूरी विशाल मशीन को चलाने के लिए कैसा शासक चाहिए? सिस्टम तो बन गया, पर उसका ड्राइवर कैसा हो? चलिए इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को देखते हैं। कौटिल्य के हिसाब से एक आइडियल राजा में 4 गुण होने ही चाहिए। पहला, अभिगामिक गुण, यानी एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी। दूसरा, प्रज्ञा गुण, यानी तेज बुद्धि और ज्ञान। तीसरा, उत्साह गुण, यानी कभी न खत्म होने वाला जोश और एनर्जी। और चौथा, आत्मसम्मत गुण, यानी सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। एक महान शासक सिर्फ आदेश नहीं देता, वो जिंदगी भर सीखता रहता है। उसे 4 महान विज्ञानों का लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होना चाहिए। फिलॉसफी, वेद, इकोनॉमिक्स और शासन का विज्ञान, जिसे दंड नीति कहते हैं, क्योंकि असली शक्ति तो ज्ञान से ही आती है। और अगर किसी को ये लगता है कि राजा की जिंदगी बड़े आराम की होती है, तो फिर से सोचिए। कौटिल्य के आदर्श राजा का दिन और रात दोनों 8-8 हिस्सों में बटे थे। हर 1.5 घंटे का स्लॉट एक खास काम के लिए फिक्स था। आराम का कोई वक्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य। और हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। शक्ति की इस प्राचीन कला में आज के नेताओं के लिए क्या सबक हैं? क्या रणनीति, अनुशासन और यथार्थवाद का ये पैमाना आज भी उतना ही काम का है? और क्या आज के दौर में कोई नेता इस कसौटी पर खरा उतर सकता है? ये सोचने वाली बात है।